जन सुलभ पुस्तकालय के इस काव्य पाठ आयोजन में कविता प्रस्तुत करने का जो अवसर मुझे दिया गया, उसके लिए विशेष रूप से बंधुवर अर्पण कुमार जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भले ही मेरे सामने मेरे बंधु लोग, कविता के श्रोता उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन सब की महनी उपस्थिति का मुझे आभास है। मैं उन सब के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपकी अनुमति से मैं अपनी कविताओं का पाठ करना चाहता हूँ। उसके पहले थोड़ी बहुत ऐसी सूचनाएं जो मेरे कविता लेखन से संबंधित हैं, उसके बारे में भी कुछ बताने की मेरी इच्छा है। 1971 में मैंने कविता लिखना आरंभ किया था। कविता लिखना आरंभ किया था 1971 में, और 1990 तक मेरी कविताएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। 1992 में मेरी पहली कविता पुस्तक छप कर आई, बांस का टुकड़ा। वो एक कथा काव्य था, कृष्ण को केंद्र में रखकर युद्ध की विसंगतियों पर, अधिकार केंद्रित ताकतों पर आधारित एक कथा काव्य था। उस कथा काव्य के प्रकाशन के पश्चात मेरी कविताएं जैसे पहले प्रकाशित होती थी, विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। एक तरह से नियमित ढंग से, भले ही छोटे बड़े अंतरालों के बीच, कविताएं प्रकाशित होती गई। अब तक यानी कि 2020 तक मेरे 12 कविता संकलन प्रकाशित हैं। इस बीच इन 12 कविताओं के बीच में 2015 में एक कथा काव्य फिर प्रकाशित हुआ। इन 12 संकलनों के बीच की बात मैं बता रहा हूँ। वो एक लघु कथा काव्य है, उसका नाम है राम की यात्रा। ये राम की यात्रा पर आधारित, रामायण की कथा पर आधारित कथा काव्य है, एक तरह से रामायण का पुनरावलोकन। इन 12 संकलनों से चुनी हुई कविताओं का एक संकलन अभी अभी तैयार हो रहा है। अविलंब 1-2 महीने के भीतर वो संकलन भी छप कर आएगा। एक तरह से वो मेरा 13वां संकलन होगा। ये कुछ सामान्य सूचनाएं हैं जिनको मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। अपनी कविताओं के बारे में बताना दरअसल एक कठिन काम है। अक्सर मैं ये चाहता नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के आयोजन में किंचित मात्रा में ही सही कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ता है। वस्तुतः मेरी कविताओं पर चाहिए कि संवेदनशील पाठक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। उनके दायित्व को मैं अपने कंधे पर लेते हुए कुछ कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी अर्पण कुमार जी ने विशेष रूप से कहा कि मेरी कविताओं की रचना प्रक्रिया, अन्य संबंधित बातें और कई ऐसे संस्मरणात्मक बातें मैं बताऊं ताकि आयोजन का सौंदर्य बढ़े। मुझे मालूम नहीं है कि इस आयोजन के सौंदर्य बढ़ाने में मेरी कितनी भूमिका होगी, क्योंकि अपनी कविताओं के बारे में लंबी चौड़ी बातें करना मन से मैं चाहता नहीं हूँ। फिर भी कुछ बातें मैं ज़रूर आपके सम्मुख रखूँगा। कविता मेरे एकांत की अभिव्यक्ति है। कविता मेरे एकांत की अभिव्यक्ति है, लेकिन वो एकांत सबसे कटा हुआ एकांत नहीं है। वो ऐसा एकांत है, मैं पूरी तरह से खिरा महसूस करता हूँ। ऐसा कोई द्वीप नहीं है वो जहाँ मैं
सबसे कटकर रह रहा, ऐसा नहीं है। एक मेरे भीतर का एकांत है और वो एकांत मुझे चाहिए कविता लिखने के लिए, तभी मैं कविता लिख पाता हूँ। अक्सर मैंने कविताएं रात के समय के मुताबिक मैं बताऊं तो रात के समय में ही मैं ज़्यादा लिखता हूँ। दिन में मैं बहुत कम कविताएं लिखता हूँ। इसका कारण क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। रात के एकांत में मेरी अपनी तन्हाई में मैं कविता लिखता हूँ, लेकिन उस समय जैसे मैंने अभी अभी कहा आपसे कि वो सबसे कटा हुआ एकांत नहीं है, वो सबसे घिरा हुआ एकांत है। कई लोग, कई घटनाएं, कई समाचार, कई व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति और कई कविताएं, कई भाषाओं की कविताएं, ये सब जैसे मेरे सामने हैं। उस तरह का एक विशेष प्रकार का वो एकांत है। एक दूसरी बात मैं अपनी कविता के संबंध में ये बताना चाहूँगा, सरसरी दृश्य से देखें तो कविता के बिना भी जीवन और समाज चल सकता है। हम तरक्की कर सकते हैं, हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं, परंतु मेरा विनम्र विचार ये है कि कविता के बिना जीवन और समाज अधूरा है। कविता हमारी सौंदर्य दृष्टि की अभिव्यक्ति है। सौंदर्य दृष्टि के अभाव में जीवन अधूरा है और वो अर्थहीन भी है। इसलिए मैं ये मानकर चलता हूँ कि कविता के बिना जीवन अधूरा है। यहाँ कविता को मैं एक विशेष संदर्भ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का मतलब जैसे कि कुछ पंक्तियाँ, उन पंक्तियों का विशेष अर्थ, उन पंक्तियों के कई अर्थ संदर्भ और उसके व्यापक आयाम, इस तरह नहीं है वो कविता माने कि मेरे लिए जीवन ही है। मैं कविता को जीवन के रूप में देखता हूँ। जब मेरी ये कविता पूरी हो जाती है तो मैं ये स्वयं सबसे पहले मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक जीवन संदर्भ को मैंने प्रस्तुत किया है। अपने ढंग से देखते हुए उस जीवन संदर्भ को अपने ढंग से संरचित करते हुए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो एक व्यक्ति के संबंध में हो, एक हादसे के संबंध में हो, एक घटना के संबंध में हो, या जैसे कि पुरानी स्मृति के संबंध में हो, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के संदर्भ में हो, अपने सहोदरों के संबंध में हो, अपने मित्रों के संबंध में हो, लेकिन उसमें से एक जीवन संदर्भ स्वयमेव उभर कर आता है। इसलिए कविता मेरे लिए जीवन है। जीवन को मैं कविता के रूप में भी देखता हूँ। जब तक उस जीवन में कविता नहीं है, अर्थात वो आत्मा रहित जीवन है। इसलिए सौंदर्य का अर्थ एक बाहरी घटाटोप नहीं है। सौंदर्य माने कि जीवन को अर्थपूर्ण संदर्भ तक ले जाने वाला एक नुस्खा है। इसलिए मेरा ये मानना है, सौंदर्य दृष्टि के अभाव में जीवन अधूरा ही रहता है, अर्थहीन भी होता है। इसलिए कविता के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे साथ, हमारे आसपास कविता हमेशा हमेशा रहती है। एक दूसरी बात यह है कि कविता लिखना मेरे लिए आसान नहीं है। कविता लिखने के पहले एक दबाव की स्थिति हमेशा रहती है, और वो दबाव जैसे कि उसे आप तनाव कहें, कुछ भी कहें, वो दबाव की स्थिति रहती है। ये दबाव बाहरी नहीं है, किसी हादसे के प्रभाव में, जैसे कि किसी अनहोनी घटना के प्रभाव में, किसी अयाचित स्थिति के प्रभाव में आकर मैं ये कविता लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक आंतरिक दबाव है, एक आंतरिक दबाव है, उसके रहते मुझे लिखना पड़ रहा है। और उस समय मैं ये महसूस कर रहा हूँ, लिखे बगैर शायद मैं नहीं रह सकता, मुझे लिखना ही है। इस तरह का एक आंतरिक दबाव रहता है। लेकिन समस्या यह है कि उस दबाव के रहते मैं अपनी मानसिकता को किस तरह शब्दों में ढाल कर प्रस्तुत करूं, मेरे शब्द किस तरह उस दबाव को व्यंजित
कर पाएंगे, ये सारी समस्या मेरे सामने रहती है। और एक अन्य बात ये है, कविता के अलावा कुछ अन्य विधाएं मुझे बेहद पसंद है, बेहद पसंद है। जैसे चित्रकला, संगीत कला, सिनेमा, चलचित्र इत्यादि में भी मेरी दिलचस्पी है। यहाँ जैसे कि भारतीय फिल्मीकारों में चाहे सत्यजीत राय हो या ऋत्विक घटक हो या गिरीश कशरावली हो, एम.एस. सत्यु हो, अडूर गोपाल कृष्णन हो, जी अरविंदन हो, तमाम निर्देशकों के जो चलचित्र हैं, जब मैं उन सिनेमाओं को देखता हूँ, सिनेमा के तौर पर भी मैं उसका आस्वादन करता हूँ, जीवन के तौर पर भी मैं उसका आस्वादन करता हूँ, और लंबे समय तक उसका प्रभाव मेरे मन में रहता है। उसी तरह चित्रकला, अलग अलग चित्रकार, देशी विदेशी। एक समय था जब मैं शोधार्थी था, ये 1972 से लेकर 75 तक का समय है। उस समय जैसे कि सबसे ज़्यादा मुझ पर पैब्लो पिकासो के चित्रों का पड़ा था। लगातार उनके चित्रों का समाहार करना, जहाँ जहाँ उसकी प्रदर्शनी है उसके संबंध में जानकारी यहाँ प्राप्त करना, ये मेरी दिलचस्पी के क्षेत्र थे। यहाँ भी मतलब जैसे कि भारतीय चित्रकारों और भारतीय वास्तु कलाकारों की कला निर्मितियों के प्रति भी मेरी दिलचस्पी रही है। एक तरह से इन दिलचस्पियों ने मेरी कविता को आगे बढ़ाया है। और अगर मेरी कविता में कोई सूक्ष्मता है, अगर मेरी कविताओं में बारीकियां हैं और जीवन संबंधी एक महीन बुनावट है, तो इन कलाओं का प्रभाव बिना किसी हिचक के साथ मैं आत्मसात करना चाहता हूँ। कविता में दरअसल मैं अपनी को ढूंढता हूँ, आसपास को ढूंढता हूँ, समय को ढूंढता हूँ। दो भाषाओं में लिखने के कारण, मेरी अपनी मातृभाषा मलयालम और हिंदी, मेरी अर्जित भाषा और मेरी सबसे प्रिय भाषा हिंदी, इन दोनों भाषाओं में लिखने के कारण मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। जब मैं अपनी भाषा में लिखता हूँ तो मैं हिंदी से अलग हो जाता हूँ और हिंदी में कुछ पढ़ता भी नहीं हूँ, लिखता भी नहीं। लंबे समय तक मलयालम में ही मैं बना रहता हूँ, और जब हिंदी में पुनः आता हूँ तो मैं मलयालम को छोड़ देता हूँ और मलयालम में एक पैराग्राफ भी मैं पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ हिंदी में बना रहता हूँ। मेरी खुशकिस्मती ये है कि हिंदी के वरिष्ठतम कवियों ने मेरी कविताओं को पसंद किया है। ये मेरे लिए सौभाग्य है। सबसे पहले मैं केदारनाथ सिंह, जिनका 2 साल पहले देहांत हो गया था, उनका स्मरण करना चाहूँगा। स्वयं मेरे सामने मित्रों के साथ बैठकर बातें होते समय मेरी कविताओं की उन्होंने इतनी तारीफ की, वो जैसे कि मुझे प्रसन्न करने, केदार जी जैसे एक वरिष्ठ कवि मुझे क्यों प्रसन्न करें। उन्हें मेरी बहुत सी कविताएं याद थी और उन्हें जिक्र करते हुए मेरी तारीफ की थी, प्रशंसा की थी। और उस समय उनका एक कविता संकलन आया था, दिल्ली में हम लोग इकट्ठे थे, टॉल्स्टॉय और साइकिल नाम से, तो वो संकलन मुझे प्रदान किया और उस संकलन को मैं बहुत ही एक अमूल्य निधि के रूप में संभाल के रखता हूँ। और उसी तरह जैसे कि एक हिंदी के प्रसिद्ध प्रतिबद्ध आलोचक कुंवरपाल सिंह जी, लंबे समय तक वो वर्तमान साहित्य के संपादक रहे। उन्होंने मेरी बहुत सी कविताएं एक अंक में, वर्तमान साहित्य पत्रिका के एक अंक में, फोकस में उन्होंने मेरी कविताओं को प्रकाशित किया। और उनका ये विचार था कि हिंदी तर प्रदेशों में हिंदी में लिखने वालों को आगे आना ही चाहिए और आपकी कविताओं में वो ताकत है, इसीलिए हिंदी के पाठकों के सामने आपकी कविताओं का आना बहुत ज़रूरी है। उनका विचार था, मेरा नहीं है। और इस विचार से मैं सहमत भी हूँ। जैसे कि कविता के संदर्भ में न हिंदी प्रदेश है, न हिंदी प्रदेश है, न हिंदी तर प्रदेश है, विदेशी हैं, ऐसा कोई विभाजन मैं मानता भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी
मेरी कविताओं को विशेष रूप से फोकस में रखकर उन्होंने वर्तमान साहित्य के एक अंक में उन्होंने प्रकाशित किया। और दूसरे एक संपादक, दूसरे एक कवि और दूसरे एक आलोचक जिनका नाम है भूतपूर्व साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, जिन्होंने भी अपनी पत्रिका में समय समय पर फोकस में मेरी कविताओं को प्रकाशित करने का कार्य किया। अभी हाल ही में आधारशिला के संपादक बंधुवर दिवाकर भट्ट जी जो मेरी कविताओं को फोकस में ला रहे हैं। तो इस तरह जैसे विभिन्न पत्रिकाओं के संपादक, मेरे मित्र कवि और कई ऐसे लोग जिन की मदद से, जिनकी सूक्ष्म दृष्टि से जो मुझे प्रोत्साहन मिला है, वो मेरी कविताओं के लिए बहुत आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित हुए हैं। ये कुछ सामान्य बातें हैं, अगर लंबी बातचीत हो गई तो क्षमा करें। तो मैं इसके साथ ये बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूँगा। मेरी कविताओं का जो पहला जो संकलन है, जैसे मैंने आपको बताया, वो बांस का टुकड़ा है। ये कथा काव्य है। वो एक तरह से करीब 75 पृष्ठ तक चलती एक पुस्तक है। उसमें भले ही संख्या में अलग अलग अध्यायों में विभाजित हैं, लेकिन एक एक उसमें से एक कविता को प्रस्तुत करना मुश्किल लग रहा है। इसलिए मैंने बांस का टुकड़ा नामक कविता कथा काव्य को अपने इस काव्य पाठ में से अलग किया है। और उसके बाद 98 में मेरा जो दूसरा संकलन आया राधा कृष्ण प्रकाशन से घोड़ा, इस कविता में से कुछ कविताएं प्रकाशित करूँगा, कविताएं प्रस्तुत करूँगा। पहली कविता है बंद दरवाज़ों की खोज। पहली कविता है बंद दरवाज़ों की खोज। कविता इस प्रकार है। दस्तक देना हमारा फर्ज है, चाहे दरवाज़ा बंद मिले या अध खुला। दस्तक देना हमारा फर्ज है, चाहे दरवाज़ा बंद मिले या अध खुला। दस्तक देना हमारा फर्ज है। दस्तक देते रहो, सभी गुरुजनों ने वो यही सिखाया। दस्तक देते रहो, सभी गुरुजनों ने यही सिखाया। दस्तक देते रहो। दस्तक देने की जब मेरी बारी आई, मैंने गुरुजनों का स्मरण किया, मन ही मन उनको नमन किया। फिर मैं लपका दरवाज़ों की तरह। मुझे डर था कहीं दरवाज़ा बंद ना मिले, मुझे दस्तक देना पड़े, फिर भी दरवाज़ा ना खुले और मुझे वापस आना पड़े। एक और दरवाजे की खोज में दोबारा निकलना पड़े, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरे सामने दरवाज़ा खुला पड़ा था, एकदम खुला। सीधे उनके भीतर जाया सकता था, न कोई उलझन न परेशानी। मेरे भीतर रहते समय भी दरवाज़ा खुला रहा, वापस आते समय भी खुला रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। दूसरा दरवाज़ा भी मेरे सामने खुला ही था, किसी ने मुझे टोका नहीं, सब कुछ खुला खुला था। एक निपट खुलापन मैंने महसूस किया, एक निपट खुलापन मैंने महसूस किया। बाहर आते ही मुझे लगा खुले दरवाजे के भीतर एक बहुत बड़ा बंद दरवाज़ा है। बाहर आते ही मुझे लगा खुले दरवाजे के भीतर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। तीसरे दिन मैं खुले दरवाजे की खोज में जा रहा था। मेरे गुरुजी मिले। उन्होंने कहा, खुलापन औसत दरवाज़ों की आदत के खिलाफ बंद दरवाज़ों की साजिश है। मैं खुले दरवाजे की खोज में जा रहा था। मेरे गुरुजी मिले। उन्होंने कहा, खुलापन औसत दरवाज़ों की आदत के खिलाफ बंद दरवाज़ों की साजिश है। दरवाजे बंद ही रहते हैं। अक्सर मुझे खुले दरवाजे ही मिले, पर दूर कहीं बंद दरवाज़ों का अंधेरा भी मिला। औसत दरवाज़ों के इस महज खुलेपन में मैं अपने को गिरफ्त पा रहा हूँ, क्योंकि वो बंद दरवाज़ा काफ़ी दूर दिखाई दे रहा था। एक दूसरी कविता इसी संकलन से मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।
मेमना। हमारे तिमंजले मकान के बरामदे में अचानक एक दिन एक मेमना आया, रोते कलपते हुए, इधर उधर भागते हुए। हमारे तिमंजले मकान के बरामदे में अचानक एक दिन एक मेमना आया, रोते कलपते हुए, इधर उधर भागते हुए। भटकन का दुख और दर्द उसकी आंखों में था। उसके रोम सिहर उड़े थे, पैर उसके कांप रहे थे। मुझे अजीब सा लगा, दुख भी हुआ। मैंने कहा, भैया घबराओ नहीं, हम सब हैं, हम सब एक हैं। देखो, तुम्हें कोई खूर नहीं रहा है, ये सभी गौतम हैं। उनकी उंगलियों की ओर देखो, उनमें करुणा की आर्द्रता है। इस तरफ देखो, ये ईसा मसीह के अनुचर हैं, तुम्हें गले से लगाएंगे। पर मेमना इतना घबराया हुआ था, वो कुछ समझ नहीं रहा था। उसे पसीजते देख मुझे दुख हुआ, पर जिन्हें मैंने गौतम कहकर संबोधित किया था वे खिसक चुके थे। ईसा मसीह के अनुचर गायब हो चुके थे। मेमने की रुआसी मकान को हिलाई जा रही थी। वो बरामदे और कमरों में पौधों की ओट में खड़ी अपनी मां को तलाश रहा था, पर वो सफेद दीवारों से टकरा रहा था। हमारा मकान बिना किसी पौधे के साथ, झाड़ियों और झुरमुटों के बगैर, गौतमों और ईसा मसीहों की ओट देते हुए निरा मकान ही खड़ा रहा। एक तीसरी कविता इसी संकलन से मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा। महकती कविता, छोटी सी कविता है। कविता मुझसे कहती है वो हथियार नहीं बन सकती। कविता मुझसे कहती है वो हथियार नहीं बन सकती। कविता मुझसे अनुरोध करती है वो विद्रोही स्वर बुलंद नहीं कर सकती। कविता मुझसे कहती है वो शोषण के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती। कविता बस कहती है वो इंसानों के बीच रह सकती हैं, उनके बच्चों के साथ खेल सकती हैं, उनके यहाँ के मामूली पौधों के फूल बन सकती हैं और महक सकती हैं। इस बीच में एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बहुत सारी कविताएं कविता केंद्रित है, कविता पर लिखी गई कविताएं हैं, कविता पर लिखी गई कविता है। यहाँ मैं इस संदर्भ में सिर्फ इतना जोड़ना चाहूँगा, कविता केंद्रित कविताओं में जो कविता है वो कविता ही नहीं है, बल्कि वो जीवन भी है। एक और छोटी कविता इसी संकलन से, हम सभी भाग रहे हैं, हम सभी भाग रहे हैं। भागना आज निहायत ज़रूरी है क्योंकि सभी भाग रहे हैं। भागना आज निहायत ज़रूरी है क्योंकि सभी भाग रहे हैं। इसमें हर्ज क्या है? रास्ता जब खुला हो, सभी तैयार खड़े हों, विदा देने वाले हों, तो भागने में क्या हर्ज है? भागते भागते हम सबसे भागते हैं। भागना इसीलिए सिखाया गया है क्योंकि हमें देखना नहीं चाहिए, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ भागना चाहिए। भागने वाला न हंसता है न बोलता है, सिर्फ भागता है। भागते रहो। दूसरा जो कविता संकलन मेरा है उसका नाम है आसपास। जैसे मैंने आपको ये बताया था, कविताएं मेरी कविताएं जो आसपास के जीवन से संबंधित कविताएं हैं, और उसका शीर्षक भी ऐसे ही बहुत छोटी छोटी कविताओं का एक संकलन, बहुत छोटी कविताओं का एक छोटा संकलन है। उसमें से कुछ कविताएं मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आसपास संकलन की कविता है हमारे पेड़। कटहल का पेड़ जो हमारे स्कूल के रास्ते में बड़े बड़े अपने कटहलों के साथ, कटहल का पेड़ जो हमारे स्कूल के रास्ते में बड़े बड़े अपने कटहलों के साथ, वो हमें प्यार से देखा करता है। उसे हमने दादी माँ माना। एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था उसी रास्ते में कुछ आगे।
एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था, उसी रास्ते में कुछ आगे, उसे हमने दादाजी कहा। शाम को स्कूल से लौटते समय हमें छोटी छोटी इमलियाँ मिलती थी। एक जामुन का पेड़ था, वो हमें बहुत सारे जामुन देता था। उसे हमने दीदी मान लिया था। हर रोज़ हम इन पेड़ों से बतियाकर ही स्कूल जाते थे। एक और छोटी कविता आसपास शीर्षक संकलन से। न उस अदृश्य व्यक्ति का नाम क्या है? उस अदृश्य व्यक्ति का नाम क्या है? न मुझसे जान पहचान, न मेरा मेहमान, पर हरदम मेरे साथ साये के समान। न मुझसे जान पहचान, न मेरा मेहमान, पर हरदम मेरे साथ साये के समान। खाता पीता है, मौज करता है, न मैं उसे कोस सकता हूँ, न मैं उसे अलग कर सकता हूँ, न मैं उसे मार सकता हूँ। वो है हर जगह। मैं इस सच को इनकार नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे साथ नहीं है। एक सवाल, छोटी कविता है, बहुत छोटी कविता है। ईश्वर से मेरा एक सवाल है। ईश्वर से मेरा एक सवाल है, ईश्वर तुम कौन हो? इंसान को देखते देखते ईश्वर से मेरा एक सवाल है, ईश्वर आखिर तुम कौन हो? अगली छोटी कविता है कौसानी। ये शायद सुमित्रानंदन पंत जी का 101वां जन्मदिन के अवसर पर मैं कौसानी में था और उनके घर पर एक छोटा सा आयोजन हुआ था। संयोगवश उसमें मुझे बोलना पड़ा और कौसानी को कठगोदाम से लेकर कौसानी तक मेरी यात्रा इतनी सुखद रही और निरंतर पंत जी की उपस्थिति का एहसास मुझे था और पंत जी के प्रारंभिक संकलनों की कविताएं बारी बारी से मेरे सामने प्रकट हो रही थी और ऐसी कविताएं पंत जी ने उस समय लिखी थी तो वो सहज बात थी। और एक हफ्ते तक वहाँ रहने के पश्चात मैं कौसानी से वापस आ रहा था तो ये कविता मैंने लिखी। मुझे, कविता का शीर्षक है कौसानी। मुझे खींच ले गई कौसानी कई दिनों तक, मुझे खींच ले गई कौसानी कई दिनों तक, पंत मेरे साथ रहे, मौन निमंत्रण देते रहे। मुझे खींच ले गई कौसानी कई दिनों तक, पंत मेरे साथ रहे, मौन निमंत्रण देते रहे। अब मैं अल्मोड़ा होते हुए, कठगोदाम होते हुए वापस आ रहा हूँ। कौसानी मेरे पीछे पीछे आ रही है। एक अन्य छोटी सी कविता, कोई आ रहा है। हमारी मामूली दिनचर्या में कोई अदल बदल नहीं, पर यही सच है हमारी मामूली दिनचर्या में किसी की दखलंदाजी है। हमारी मामूली दिनचर्या में कोई अदल बदल नहीं, पर यही सच है हमारी मामूली दिनचर्या में किसी की दखलंदाजी है। कोई किवाड़ पर दस्तक देता है, किवाड़ खोलते ही वो अंदर दाखिल होता है, हम चुप खड़े देखते रह जाते हैं। एक अन्य छोटी सी कविता, बेहतर कहानियाँ। बचपन में हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। सबसे बेहतर कहानियाँ वे थी जिनमें राक्षस पात्र बनकर आते थे। बचपन में हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। सबसे बेहतर कहानियाँ वे थी जिनमें राक्षस पात्र बनकर आते थे। वे राक्षस थे, इंसान बनने का बहाना उन्होंने कभी नहीं किया। वे राक्षस थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र का बहाना उन्होंने नहीं किया। वे बिल्कुल राक्षस थे। मेरे तीसरे संकलन का शीर्षक है राग लीलावती। ये राग लीलावती के पीछे एक किस्सा है। जो मेरा एक मित्र हैं, आकाशवाणी कोच्चि में कार्यरत हैं, वो एक फीचर आकाशवाणी के लिए, आकाशवाणी
FM स्टूडियो कोच्चि के लिए कार्यक्रम करना चाहता था और मलयालम में उसका कार्यक्रम था, उसका हिंदी अनुवाद मुझे करना था। उसकी विषय वस्तु यूँ है, तमिलनाडु के किसी एक गांव में, जैसे कि वहाँ का एक पंचायत की एक सदस्य जिन्हें हम मेंबर कहते हैं, वो अपने गांव वालों के लिए दूर दराज से नल के माध्यम से पानी लाने का कार्य करती है। उसके पहले वहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल था और कई ठेकेदार पानी लेने के काम में लगे हुए थे। और जब ये सदस्य, पंचायत की सदस्य जो बहुत ही सक्रिय थी, उसने अपनी मेहनत से, कठिन प्रयत्न से, सरकार की मदद से पानी लाने का कार्य किया। उसका नाम लीलावती है। ये मेरे मित्र द्वारा बताई गई एक कहानी है, कहानी माने कि किस्सा है। लेकिन कुछ समय के बाद लीलावती की हत्या होती है और पुनः उसकी हत्या के पश्चात पानी का आना बंद होता है और पुनः ये पानी के ठेकेदार सक्रिय हो जाते हैं। तो ये एक किस्सा जो है कि लंबे समय तक उसका अनुवाद मैंने करके दिया और उस अनुवाद कार्य के लिए उसे पुरस्कार वगैरह मिल गया। और उस महिला को मैंने देखा नहीं, उससे मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन वो मेरे सामने हमेशा रहती थी, एक राग की तरह, एक निस्पंद राग की तरह। इसलिए मैंने संकलन का नाम रखा राग लीलावती। इस संकलन की मेरी पहली कविता है वर्तमान का रास्ता। मैं सदैव अतीत में माँ सदैव अतीत में जागती हैं और बापू से बात करती हैं। माँ सदैव अतीत में जागती हैं और बापू से बात करती हैं, खासकर सुबह। एक क्रम सुबह 4 बजे शुरू होता है। इधर उधर की बातों से शुरू होने वाली ये बातचीत बीच तक आते आते शिकायत में बदल जाती है। अंत में माँ के रोने से खत्म होती है। मेरा मन करता है कि पूछ लूं कि बाप को गए इतने साल हो गए और शिकायत अब भी क्यों की जा रही है, पर मैं पूछ नहीं सकता। रोने के बाद माँ एकदम शांत हो जाती है और बापू से कहते, अरे बाबा माफ़ करो, आखिर मैं किस से शिकायत करूं, तुम्ही से ही कर सकती हूँ। माँ का ऐसा कहना मुझे चुप कर देता है। हर बार शहर जाते समय माँ मुझे बापू के फोटो के सामने खड़ा कर देती है। तब लगता है कि वो मुझे किसी अतीत के गर्त में धकेल रही है। मुझे लगता है कि मैं गर्त में जा गिर रहा हूँ। तब तक बापू मुझे बचा लेता है। संभल कर चलो भैया, क्यों गिरे जा रहे हो, सुनो तो, तुम्हें बुला रहा है वर्तमान, जाओ माँ से कहकर जाना। तब मुझे अपने वर्तमान का द्वार खुला मिलता है। हड़बड़ाकर मैं आगे बढ़ता हूँ। माँ खड़ी है रास्ते पर, मेरे वर्तमान के रास्ते पर। उंगली की कथा, ये दूसरी कविता है इस संकलन की। एक उंगली इतिहास को बदल सकती है, इसलिए उंगली काट दी जाती है। एक उंगली इतिहास को बदल सकती है, इसलिए उंगली काट दी जाती है। इतिहास बदल जाता है। कथा इस प्रकार है, एक सुखांत कथा देश में प्रविष्ट होती है। कथा इस प्रकार एक सुखांत कथा देश में प्रविष्ट होती है और अपना स्वरूप गढ़ती है। उंगली भी एक इतिहास है, वो बहुत कुछ के प्रति इशारा करती है, वो सच का संकेत है। उंगली भी एक इतिहास है, वो बहुत कुछ के प्रति इशारा करती है, वो सच का संकेत है। सच के ऊपर काई की तरह छाए हुए असत्य को मिटाने को वो उद्यत है, सच को वो साबित करती है। समय चाहे त्रेता हो या द्वापर, समय चाहे त्रेता हो या द्वापर, सच एक समर्थ जादू है। उसकी जादुई दुनिया में मामूली सच के लिए कोई स्थान नहीं। सच की जादुई दुनिया में अनाम सी एक शक्ति सब कुछ करती है, उसे पहचानना मुश्किल है,
पर वो रहती है। मामूली सच उसकी जादुई छड़ी के अनुसार खेलता है। जब उंगलियां उड़ने लगती हैं उन्हें काट दी जाती है। द्वापर में एक काले मनुष्य की उंगली जब काट दी गई द्वापर में एक काले मनुष्य की उंगली जब काट दी गई तब व्यास की कथा ही बदल नहीं रही थी, इतिहास बदल रहा था। काले मनुष्य की उंगली जब काट दी गई तब व्यास की कथा ही बदल नहीं रही थी, इतिहास बदल रहा था। साथ ही एक सच साबित हो रहा था, इतिहास को बदला जा सकता है। काले मनुष्य के बदले गोरे मनुष्य को ऊंचा उड़ाया जा सकता है। इतिहास का ये अमानुष द्रोण पर्व है, असमाप्त कथा परंपरा है। काले मनुष्य के बदले गोरे मनुष्य को ऊंचा उड़ाया जा सकता है। इतिहास का ये अमानुष द्रोण पर्व है, असमाप्त कथा परंपरा है। द्वापर का पुनः प्रवेश जब जब होता है तब उंगलियां कटती जाती है। उंगलियों से अक्सर एक भाषा का जन्म होता है। उस भाषा के भीतर गूंजती हैं ध्वनियां जो इतिहास की नींव को हिला देती हैं। उंगली के कटते ही सब कुछ शांत हो जाता है। एक छोटी सी कविता है, संगीत। हर क्षण मैं संगीत को अपने में समेटता हूँ। फूल की पंखुड़ी, बारिश की एक बूंद, बिजली के क्षण भर की रोशनी, हवा का बहना, नदी का हंसना, मैं संगीत से सराबोर एकदम हल्का सा अनुभव करता हूँ। हर क्षण मैं संगीत को अपने में समेटता हूँ। दुर्घटनाग्रस्त युवक का चेहरा, शाम को लौटती कामगर महिलाएं, चीरकर भागती फायर इंजन, मैं संगीत से भर जाता हूँ। एक अन्य कविता है, समुद्र। समुद्र कभी कभी एक कविता में बदल जाता है। समुद्र कभी कभी एक कविता में बदल जाता है। वो रंग बिरंगी कविता है। उसकी नील कविता में आकाश आरचित होता है। उसकी नील कविता में आकाश आरचित होता है। उसकी हरी कविता में तमाम पहाड़ गाँव आरचित होते हैं। उसकी शाम कविता में तमाम मनुष्यों का दुख आरचित होता है। उस दिन नाम से एक कविता है। उस दिन हम दोनों ही थे, याद नहीं कि सब कहाँ चले गए थे। उस दिन हम दोनों ही थे, याद नहीं कि सब कहाँ चले गए थे। मुझे भी बहुत कुछ कहना था, उसे भी बहुत कुछ कहना था, पर मैं अपने से बात करता रहा। शायद मैं साहस बटोर रहा था। इस बहाने उसने कभी एक बार भी मुझे उकसाया कि मैं कुछ बात कहूँ या करूँ, पर कुछ कहा नहीं गया, कुछ किया नहीं गया। एक दिन यूं गुजर गया, पर वो दिन भुलाया नहीं गया। इधर इन्हीं दिनों 40 बरस के बाद उस दिन को अपने साथ लेकर आई वो, और उसे मेरे सामने रखा संभाल कर। वो दिन ताज़ा था सूरज की किरणों की तरह। वो दिन पारदर्शी था पंखुड़ियों की तरह। वो दिन उदास था उसकी तरह। वो दिन दुखी था मेरी तरह। एक अन्य कविता है इसी संकलन से, मारीच। उससे बचना जरूरी है। वो रामायण की राक्षस कथाओं की जादुई हरकत दिखाता है और मुझे मारीच की याद दिलाता है। उसने श्री राम को भी चकमा दिया था, वही आज हमें चकमा देने हमारे जंगलों में, पानी में, शहरों में, युवा हृदयों में अपनी जादुई हरकत से काफ़ी कुछ दिखाना चाहता है। मैं श्री राम न सही, मुझे सिर्फ ये दर्ज करना है, ये जो हमें चकमा देने आया है वो मारीच है, हमें अपनी सीता को बचाना है। मीरा एक कविता है छोटी सी। मीरा जब गाती है तब गिरिधर गोपाल प्रकट होता है। मीरा जब गाती है तब गिरिधर गोपाल प्रकट होता है। मीरा जब गाती है तब पूरा विश्व प्रेम का गीत गाता नजर आता है। मीरा जब गाती है तब वो विश्व को संबोधित कर रही होती है। एक कविता है, भयभीत आदमी।
भयभीत आदमी का इतिहास बहुत पुराना है। उसके इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है वो भयभीत आदमी है। उसके लिखित इतिहास के अभाव के बावजूद भयभीत आदमी के इतिहास के बारे में कुछ शोध कार्य हुए हैं। शोध कार्य से ये पता चला भयभीत आदमी किसी भी नागरिक की तरह भय दिखाता नहीं था। वो अपने को खुश दिखाता था, बच्चा जनता था, आपस में बैर रखता था, धोखा देता था, प्यार करता था। अपनी युवावस्था में यदि समय हुआ तो कम से कम एक लड़की के साथ अवैध रिश्ता रखता था, रिश्तों के मूल्यों पर बहस करता था, क्रांतिकारी दलों के साथ प्रकट या अप्रकट संबंध रखता था। पर भयभीत आदमी होने की वजह से आने वाली पीढ़ी के लिए 2-3 मकान, पत्नी के नाम पर धन और आप अपने नाम पर खाली रॉकेट रखता था। भयभीत आदमी कविता भी लिखता था। कविता में वो निडर, महत्वपूर्ण, तेजोमय, आर्द्र, सरल और शांत दिखता था। भयभीत आदमी कभी ये चाहता नहीं है उसका इतिहास लिखा जाए, उसे लोग पढ़ें, लोग उस पर बहस करें, इसलिए भयभीत आदमी का इतिहास ही नहीं बनता। एक अंतिम कविता इस संकलन से, पुस्तकालय। गांव के हो या कस्बाई हो या शहरी, हर पुस्तकालय में 2-3 इतिहास के ग्रंथ ही होते हैं। बहुत कम पाठक ही इतिहास पढ़ते हैं। बहुसंख्यक पढ़ते हैं उपन्यास, कहानियाँ या फिर कविताएं। इतिहास पढ़ने वाले इक्के दुक्के होते हैं, उन्हें मैं सरफिरा कहना पसंद करूंगा। इतिहास में गोता लगाने वाला अक्सर अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बांधता है। उस पुल पर बैठकर वो देखता है हमारे तमाम हत्यारे पश्चाताप के समुद्र में पवित्र स्नान कर रहे हैं। उस पुल पर बैठकर वो देखता है तमाम हत्यारे पश्चाताप के समुद्र में पवित्र स्नान कर रहे हैं। अजायब जय जयकार की धुनियों के बीच साफ सुथरे कपड़े पहने अपने को ये वितरित करते हैं। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना सब कुछ, एक नया इतिहास उस समय रचा जाता है। पुस्तकालय में बैठकर इतिहास मात्र को पढ़ने वाला पाठक सिरफिरा ये कहता हुआ मिलता है, उस नए इतिहास के ऊपर पुराना इतिहास छाया हुआ है। काले बादलों की तरह ध्यान से सुनो, बिजली कड़क तो नहीं रही है, तलवारों के टकराने की आवाज़ें सुनाई नहीं पड़ रही हैं। ये इस राग लीलावती की कविताएं थी। सपने सच होते हैं नाम से एक संकलन है, और इस संकलन की बहुत संख्यक कविताएं जो हैं कि एक ही शीर्षक की बहुत सी कविता श्रृंखलाएं हैं। कुछ कविताएं इस संकलन से मैं सुनाऊंगा। प्रेम शीर्षक से 10-12 कविताएं हैं, लेकिन मैं एक कविता आपके सम्मुख रख रहा हूँ। प्रेम समुद्र है अथाह, प्रेम समुद्र है अथाह, प्रेम रेगिस्तान है अपरंपार, प्रेम कोहरा है दुर्भेद्य, प्रेम धूप है चिलचिलाती, प्रेम बारिश है रिमझिम बरसती, प्रेम रात है घना। कविता मेरे लिए, इस शीर्षक से भी 10 कविताएं हैं, लेकिन मैं एक कविता आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कविता मेरे लिए न आदमी है, न औरत है, न फूल है, न फल है, न मिट्टी है, न पानी है। कविता मेरे लिए एक सपना है। इस कविता का संकलन का शीर्षक सपने सच होते हैं। धृतराष्ट्र। बाजार गरम है, प्रेम का बाजार भी गरम है। घाटे के पूर्वानुमान के बावजूद प्रेम पर काव्य लिखा जा रहा है। दुश्मनी की नोक पर प्रेम का नाटक खेला जा रहा है। प्रेम के आलिंगन के बीच हरदम एक धृतराष्ट्र सोया पड़ा है। दुश्मनी की नोक पर प्रेम का नाटक खेला जा रहा है। प्रेम के आलिंगन के बीच हरदम एक धृतराष्ट्र सोया पड़ा है। अगली रचना है मेरी, असंख्य ध्वनियों के बीच।
भद्र पुरुष ये कविता का शीर्षक है, संकलन की पहली कविता है। विराट शब्द तंत्रों के बीच क्या तुम एक सफेद पोश आदमी को देख पा रहे? विराट शब्द तंत्रों के बीच क्या तुम एक सफेद पोश आदमी को देख पा रहे हो? ये तुम्हारा वहम है कि शब्दों का न कोई तंत्र है न मंत्र। ध्यान से देखो तो सही, वो तुम्हें मुस्कुराता मिल सकता है हमेशा तुम्हारे साथ। उसका शालीन रूप, आकर्षक अदा और शराफत का असली रूप देखा ही कहाँ तुमने। छोड़ो भी, बेवकूफ़ों की तरह बात मत करो। काम की कोई बात हो तो करो, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, वो तुम पर पूरी तरह से हावी है। ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो कि वो तुम पर पूरी तरह से हावी है। तुम्हें मिलेगा वो भद्र पुरुष जो तुम्हारे सिर पर सवार है। पागल तो नहीं हुए? कौन बैठा है मेरे सिर पर? तमाशा खड़ा मत करो। चलो, जरूर चलेंगे, पर महसूस तो करो कि वो तुम्हारे गले में से उतर रहा है। तुम्हारे तन मन को उसने ग्रस लिया है। एक मामूली तवायफ जैसी वो तुमसे लिपटी हुई है। कैसी बात कर रहे हो? ये भी कोई कहने का ढंग है कि पहले भद्र पुरुष फिर तवायफ? हाँ, तुम उसमें डूबे हुए हो। तुम्हारी हरकतें सचमुच शर्मनाक हैं। तुम अपने इतिहास के साथ थे जिसका उसने हमेशा के लिए सफाया कर दिया। तुम अपनी मिट्टी के साथ थे जिसको उसने अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया। तुम अपने पानी के साथ थे जिसको उसने अपनी बड़ी बड़ी जीभों से सोख लिया। तुम अपनी मेधा के साथ थे जिसको उसने कम दाम में खरीद लिया। पर उसने अपना परिचय ऐसा दिया कि वो भद्र पुरुष है। उसने तुम्हारी जीभ पर स्वर्णाक्षरों में लिखा कि वो भद्र पुरुष है, ताकि तुम उसकी रट लगाते रहो। तुम किसकी बात कर रहे हो? हम ही भद्र पुरुष है या और कोई? गलत। उसने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि वही एकमात्र भद्र पुरुष है और बाकी सब अभद्र। तुम्हारे शब्द अभद्र, हरकतें अभद्र और तुम्हारी परंपरा अभद्र। उसके लिए शब्दों का चयन करना और उसको तराशना तुम्हारा धंधा है। तुम्हारे शब्द तंत्र में उसने अपने लिए पड़ाव डाल रखा है। पता है तुम्हें? क्या तुम उसे पहचान सकते हो? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे पास अपना कोई शब्द नहीं है। एक दूसरी कविता है, डूबते जहाज को बचाते हुए। डूबते जहाज को बचाते हुए हम अपने साथियों को खोज निकालने में असमर्थ हैं। ऐसा क्यों है? हम अपने साथियों को खोज निकालने में असमर्थ हैं। ऐसा क्यों है? जब जहाज डूब रहा हो तो जहाज की खूबसूरती की चिंता क्यों? उसके लिए इस्तेमाल किए गए इस्पात की खूबियों पर बहस क्यों? हमें सिर्फ अपने साथियों को खोज निकालना है, किसी भी कीमत पर। नाम में रखा क्या है? नाम पट्टों को भूल जाओ फिसूल की बातें। कपड़ों के रंग का कोई मतलब नहीं है। कपड़ों से कोई जाना नहीं जाता। वो बिहार का हो सकता है, शिलोंग का, वे साथी है हमारे जहाज के। मजहब जहाज को बचा नहीं सकता। उसका आधा हिस्सा देखो तो सही डूब चुका है और उसके डूबने के इतिहास को रचने में कोई फायदा नहीं है। वे सिर्फ हमारे साथी नहीं हैं, एक साथ हम यात्रा पर निकले थे। बहस छोड़ो, कितने इंसान थे कुल? 200। हमें अपने साथियों को बचाना है डूबते जहाज से। हमें 80 साथियों को निकालना है। हमें 80 इंसानों को निकालना है। हमें भरोसा होना चाहिए हम अपने साथियों को खोज निकालने में सफल होंगे। उसके बाद डूबते जहाज को भी हम बचा पाएंगे। एक अन्य कविता है, आखिर किला है। आखिर किला है। अपनी यात्राओं में अलग अलग शहरों और कस्बों में कभी कभी सुनसान जगहों पर मैंने कई किले देखे हैं। अपनी यात्राओं में अलग अलग शहरों और कस्बों में कभी कभी सुनसान जगहों पर मैंने कई किले देखे हैं। खंडहर नुमा हो ही सही, उसके स्थापत्य की सुंदरता मुझे वशीभूत करती है। उसके स्थापत्य की सुंदरता मुझे वशीभूत करती है, लेकिन मेरे हृदय का एक कोना एकाएक तड़प उठता है और कहता है, किले सुंदर नहीं हो सकते। कल मैं कन्नूर जा रहा। कन्नूर केरल का एक उत्तरी जिला है जहाँ एक किला है। कल मैं कन्नूर जा रहा था। कन्नूर का किला मेरे मन में स्पष्ट होने लगा। उसकी सुंदरता में मैं मग्न था। समुद्र के किनारे
अपना सीना तान कर वो खड़ा है कन्नूर का किला। उसके गलियारे, उसकी ऊंचाई, उसका स्थापत्य मुझे उसकी लेह से इश्क सा हो गया। उसके अंदर मैं इस कदर मग्न होकर घूम रहा था, मुझे शाम होने का पता ही नहीं चला। पर दुखद स्थिति ये थी, बाहर से किला बंद हो गया था, चौकीदार जा चुके थे, मैं अकेला किले के भीतर बंदी। धूप अंधेरे में मेरी लाख कोशिश के बावजूद किले की सुंदरता का आस्वादन मुश्किल लग रहा। जब सिर्फ एक साथ बाकी रह गया था, अब सिर्फ एक सच बाकी रह गया था, किला आखिर किला है। एक कविता है जादूगर। एक जादूगर आया था हमारे स्कूल में बरसों पहले। गुलमोहर की रंगीन छाया में एक जादू नगरी बसाई थी उसने आतुरता भरी हमारी आंखों में। उसके चमकीले कपड़ों में हमने प्रतीक्षा के तारे जड़ दिए। उसकी मुस्कान के रसगुल्ले ने हमें मीठा कर दिया था। उसकी फुर्तीली चाल गुदगुदी पैदा कर रही थी। उसका बीच बीच में हमारे नज़दीक आना, हमारा नाम पूछना, किसी के गाल को थपथपाना, किसी के जेब से टॉफियाँ डालना, किसी के कुर्ते का बटन ठीक करना, हमारे खून में जादूगर समा गया था। गुलमोहर की रंगीन जादुई दुनिया में हमने कपास को अंडा बनाया, रुमाल को कबूतर बनाया, सिक्के को एक जेब में डालकर दूसरे के जेब से निकाला। हमारी जादुई नगरी का गुलमोहर विस्तृत होता गया, जादूगर बड़ा होता गया। वो इतना बड़ा होता गया, क्या कहना। आज आलमशाह जादूगर के सामने सभी ढिगने नजर आते हैं। इस ढिगने लोगों को कीटों में, मच्छरों में, मक्खियों में वो तब्दील कर सकता है। उसकी सल्तनत का गुलमोहर सभी दिशाओं के देशों में, सभी के दिलों में जड़ें जमा रहा है। सुखद सूचना ये है, प्रत्येक ढिगना आदमी आलमशाह जादूगर की छड़ी के स्पर्श से एक मच्छर बनने की चाहत को पाल रहा है। कम से कम कुछ समय तक ही सही दूसरों का खून चूस लिया जा सकता है, पर यह राज सच्चाई है जिसे वो अपनी बीवी से भी छुपा रहा है। जादूगर पूरी तरह हमारे बीच प्रवेश कर गया है। रात और दिन। सुबह का समय था, नरम हवा बह रही थी, चिड़ियों की चहक और पत्तियों की सनसनाहट मैं सुन रहा था। सुबह का समय था, नरम हवा बह रही थी, चिड़ियों की चहक और पत्तियों की सनसनाहट मैं सुन रहा था। रोज की तरह मैं घर से निकला घूमने। सड़क सुनसान थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था। सुबह ही तो थी, मेरे रोज के साथी कहाँ गए? सुबह ही तो थी, मेरे रोज के साथी कहाँ गए? पत्तियों की सनसनाहट के बावजूद सच तो ये था, मेरा आसपास जगह नहीं था। सच तो ये था, मेरा आसपास जगह नहीं था। सुनसान सड़कों से बेजान रोशनी के बीचों बीच मैं चला जा रहा था। धूप के खुलेपन के बावजूद मेरे सामने रात के चोर दरवाज़ों का खुलापन था। अधूरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अयाचित व्यक्तियों का आवागमन था। उनकी भाषा अस्पष्ट थी, उनकी अपनी झंडियाँ थीं, अपने चिन्ह थे। दिन के दिन के उजले छोर को आसानी से उन्होंने रात में बदल दिया था। उनकी रची ये रात भरा पूरा सच है और दिन बस एक झूठा सच। मैं भागने लगा था। भागते समय मैंने फैसला किया, मैं अपना नहीं सकूंगा रात का ये नंगापन या दिन का ये ढोंग। भागते समय मैंने फैसला किया, मैं अपना नहीं सकूंगा रात का ये नंगापन या दिन का ये ढोंग।
एक अंतिम कविता इस संकलन से, असंख्य ध्वनियों के बीच नामक संकलन से। सिर फिरा, पेड़ पौधों से, पक्षियों से, फूलों से, बादलों से, हवाओं से बात करने वाला आखिर सिर फिरा ही है। इस दुनिया में क्या लोगों की कमी है? अपनी प्रेमिका से बात करो, अपने यार दोस्तों से बात करो। बात बहुतों से की जा सकती है, न पौधों से, न फूलों से, न हवा से, न बादलों से। सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में ऐसे लोग नालायक हैं, वे बस सर फिरे हैं। अगला जो संकलन है मेरा, पतझड़ का इतिहास। इसमें से कुछ कविताएं। पतझड़ का इतिहास शीर्षक, कविता संकलन का शीर्षक भी वही है, उस शीर्षक की एक छोटी सी कविता है। स्मृतियों की चाबी से इतिहास को आसानी से खोला जा सकता है। स्मृतियों की चाबी से इतिहास को आसानी से खोला जा सकता है, पर उसी चाबी से पतझड़ के इतिहास को खोला नहीं जा सकता। पर उसी चाबी से पतझड़ के इतिहास को खोला नहीं जा सकता। इतिहास देखने में आया है, एक हो सकता है, कभी कभी एक से ज़्यादा। खोलना आसान है उसे स्मृतियों की चाबी से। इतिहास देखने में आया है, एक हो सकता है, कभी कभी एक से ज़्यादा। खोलना आसान है उसे स्मृतियों की चाबी से। पतझड़ का एक बृहदाकार इतिहास है, सीखे सिकुड़े पत्तों की अपार निरंतरता। ये कह पाना नामुमकिन है पतझड़ में कितने पत्ते गिरे होंगे। ये कह पाना नामुमकिन है पतझड़ में कितने पत्ते गिरे होंगे। हरे को गिरते समय कितना दर्द हुआ होगा। गिरते समय अटके हुए पत्तों का, हरे या पीले पत्तों का दर्द कितना गहरा होगा। गिरे हुए का खून कब सूख गया होगा। कितना पत्ते में ही सूख गया होगा और कितना मिट्टी में। पतझड़ के इतिहास को जानना है तो चाहिए, पतझड़ के इतिहास को जानना है तो चाहिए विभिन्न ऋतुओं से संवाद करें, वे बता सकते हैं पतझड़ का इतिहास। पतझड़ के इतिहास को जानना है तो चाहिए विभिन्न ऋतुओं से संवाद करें, वे बता सकते हैं पतझड़ का इतिहास। शायद वसंत ही बता पाएगा पतझड़ कितना दुखद है, पतझड़ कितना दारुण है। कविता कुछ अलग सुनती है, कविता कुछ अलग सुनती है। कोई रो रहा है तुमने सुना, कोई रो रहा है तुमने सुना। कविता ने पूछा, नहीं तो, मैंने कहा। कविता ने फिर कहा, ध्यान से सुनो, कोई बिलख रहा है। फिर कुछ कहे बिना कविता जाने लगी। उस आवाज के पीछे उसके जाने के बाद खूब अंधेरे की तरह मौन छा गया। माँ केंद्रित 5 कविताएं, छोटी छोटी क्षणिकाएं हैं, 5 कविताएं। एक ही शीर्षक के अंतर्गत ये 5 क्षणिकाएं शामिल हैं। हरियाली की तरह माँ सुगंध सहित, हरियाली की तरह माँ सुगंध सहित। दूसरी कविता, ओ धरती क्षमा कर, मैं उछल कूद कर रहा हूँ तुम्हारी गोद में, क्षमा कर। तीसरी क्षणिका है, सुबह पक्षी चहचहाने लगते हैं, सुबह पक्षी चहचहाने लगते हैं। शावकों का मृदुल स्वर जब सुनाई देता है, माँ तुम याद आती हो। क्षणिका नंबर 4, वो क्षण मुझे याद नहीं, वो क्षण मुझे याद नहीं जब तूने अपनी जांघों के बीच से मुझे बाहर निकाला। वो क्षण मुझे याद नहीं जब तूने अपने स्तन से दूध पिलाया। वो क्षण मुझे याद है तूने पहली बार लोरी सुनाई थी। 5वीं क्षणिका है, जब भी घर आता हूँ मेरे ऊपर 2-4 बूंदें वात्सल्य की,
जब भी खराता हूँ मेरे ऊपर, दो चार बूंदें वात्सल्य की कहाँ से गिर रही हैं माँ। भटका राही भटका राही, हर बार अपनी यात्राओं में मैं रास्ता भूल जाता हूँ। हर बार अपनी यात्राओं में मैं रास्ता भूल जाता हूँ। जाना था मुझे दिल्ली, पर पहुँच गया औरंगजेब के शाही महल के सामने। औरंगजेब की फौजियों में से किसी ने मेरे गांव का नाम तक नहीं सुना था। मैं रहा भटका राही, सोचा कि शहर देख लो। मुझे क्या मालूम था कि फौजी मेरा पीछा कर रहे थे। मैं शहर के शानदार सड़कों से चल रहा था, आलीशान महलों को मुक्त होकर देख रहा था। अचानक दो फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया मुझे खुफिया समझ लिया गया था। कविता के लिए थोड़ी जगह, कविता के लिए थोड़ी जगह। बमों से उड़ाए जा रहे वाहनों और बिखरते मांसों के लोथड़ों के बीच कविताओं के लिए थोड़ी सी जगह क्यों नहीं बची है। बमों से उड़ाए जा रहे वाहनों और बिखरते मांसों के लोथड़ों के बीच कविताओं के लिए थोड़ी सी जगह क्यों नहीं बची है। तमाम कवियों से बस एक ही सवाल, कविता को कहाँ होना चाहिए। इतिहास की गलती। इतिहास में लुटेरे, कत्ल करने वाले, षड्यंत्रकारी समय के लंबे अंतराल के बाद फिर जन्म लेते हैं और वे बादशाह, महाराज या सचिवोत्तम बन जाते हैं। इतिहास में लुटेरे, कत्ल करने वाले, षड्यंत्रकारी समय के लंबे अंतराल के बाद फिर जन्म लेते हैं और वे बादशाह, महाराज और सचिवोत्तम बन जाते हैं। इतिहास के हाशिए पर जल के लिए घूमने वाला भागीरथ, अग्नि के लिए भटकने वाला प्रमिथु, जहर पीने वाला सदाशिव कथा कहानियों के मिथक पात्र बनकर रह जाते हैं। गलती कर बैठना इतिहास का सहज स्वभाव है। दुख। दुख अक्सर आम आदमी के पास ही जाता है क्योंकि उसको वहीं किवाड़ खुला मिलता है। दुख आम आदमी के घर में बसेरा डालता है क्योंकि उसे वहीं हमेशा जगह मिल जाती है। दुख आम आदमी के साथ सुख से रहता है और आदमी हमेशा दुखी रहता है। अगला जो संकलन है, जंगल नजदीक आ रहा है। जंगल नजदीक आ रहा है शीर्षक से ही ये कविता है, पहली कविता है इस संकलन की। संकलन का नाम है जंगल नजदीक आ रहा है। आ रहा है एक घना जंगल हमारी आवासीय व्यवस्था की तरफ। आ रहा है एक घना जंगल हमारी आवासीय व्यवस्था की तरफ। कुछ लोग इस हद तक आशंकित और डरे हुए हैं और जंगल को रोकने में लगे हैं, लेकिन बहुसंख्यक दिन में भी सोने की तैयारी में उन्हें जंगल का एहसास तक नहीं है। जंगल उनके जहन में अभी घुस नहीं गया, जबकि कुछ लोग उन जानवरों को रोकने बैठे। उन्हें मालूम है ये खतरे का काम है। जानवर छपट पड़ेंगे, नोच देंगे उन्हें। अब तक कईयों को जंगली जानवर मार चुके हैं। जंगल का आवासीय व्यवस्था की तरफ बढ़ना रोकना अनिवार्य है। जंगली जानवरों को रोकना अनिवार्य है। अब ये तय करने का वक्त आ गया है, जंगली जानवर मुख्य हैं या इंसानों को बचाने का काम। दूसरी कविता है कई दिनों के बाद, नहीं बल्कि एक दूसरी कविता है चित्र। कई दिनों के बाद मैंने एक चित्र बनाया।
कविता का शीर्षक है चित्र। कई दिनों के बाद मैंने एक चित्र बनाया, कईयों के रोने की आवाज़ को मैंने चित्र में जोड़ा। हाहाकार के रंग और गाढ़े हो गए। एक सुरीला गीत मैं जोड़ना चाहता था चित्र में, पर सुरीले गीत का रंग चित्र में ठीक नहीं बैठ पा रहा था। एक खौफनाक विस्फोट अचानक मेरी अनिच्छा के बावजूद अपना गाढ़ा रंग लिए मेरे चित्र में घुस गया। विस्फोट खत्म नहीं हो रहा था। उस वजह से मेरे चित्र का आकाश धूमिल पड़ गया और अंत में वो रंग इतना गाढ़ा हो गया, चित्र ही मानो अस्पष्ट हो गया। उसके बाद कई कत्ल के दृश्य भी बिना किसी अनुमति के मेरे चित्र में समाहित हो गए। उसके बाद कई कत्ल के दृश्य भी बिना किसी अनुमति के मेरे चित्र में समाहित हो गए। आखिर मेरे चित्र में न नील गगन था, न स्वच्छ सलिल था, न पक्षियों की उड़ान, न शीतल हवा, न चहल पहल, निपट गाढ़े रंग जिनमें से खून रिस रहा था जो सूख नहीं रहा था। आनंद यात्रा। पानी से प्रार्थना करने वाली औरतें, पानी से प्रार्थना करने वाली औरतें दूर दूर तक की यात्राएं करती हैं खड़े भर पानी के लिए। प्रार्थना करने वाले आदिवासी जंगल भर की यात्रा करते हैं दाल भात के लिए। जंगली जानवरों के डर से बच्चों को छिपा कर रखने वाली आदिवासी माएं भय से कोसों दूर की यात्राएं करती हैं भविष्य के लिए। महानगर की सड़कों पर सोने वाले अनाम लोग अपने सपनों में लंबी यात्रा तय करते हैं अच्छे अच्छे छप्पर के लिए। प्रार्थनारत लोग हर समय हर दिन अपनी अपनी आनंद यात्रा में लगे हैं। एक और कविता, रावण। लंका का वो अधिपति था रावण, असंख्य सम्राटों की तरह एक सम्राट। उसके न 10 सिर थे न 20 भुजाएं थी। वो एक मेधावी सम्राट था। अपने कुल के कलश को, लंका के मुकुट को महिमा मंडित करने वाला वो वंशाधिपति था। रावण संगीत का उपासक, शिव का भक्त लंकेश, मंदोदरी का प्रिय पति, इंद्रजित का प्रिय पिता, अपने कुल का दीपक, उसे राक्षस क्यों कहा गया? वो दानव क्यों घोषित हुआ? देवों की पंक्ति से कैसे हट गया? समय के किस अध्याय में ये षड्यंत्र कब रचा गया? जल्लाद। अगली कविता है जल्लाद। फांसी के तख्त पर लटकने के पहले, सिर पर काला कपड़ा ढकने से पहले, जल्लाद ने एक बार मेरी तरफ देखा। निर्जीव था वो चेहरा। फांसी के तख्ते पर लटकने के पहले, सिर पर काला कपड़ा ढकने से पहले, जल्लाद ने एक बार मेरी तरफ देखा। निर्जीव था वो चेहरा, उसको मैं पढ़ नहीं पा रहा। एक बार उस चेहरे पर मैं हाथ फेरना चाहता था, पर मेरे हाथ पीछे से बंधे हुए थे। मैंने उसे गौर से देखा। वो काले कपड़े से मेरा सिर ढकने आ रहा था। मैंने कहा, रुको भाई, तुम्हारा नाम क्या है? उसके हाथ रुक से गए। चेहरे का भाव मैं पढ़ नहीं सका। अंधेरा छा चुका था, धूप अंधेरा। जल की भाषा। निरीह प्राणी की तरह गिड़गिड़ाते हुए जल ने कहा, निरीह प्राणी की तरह गिड़गिड़ाते हुए जल ने कहा, प्रवाह मेरी भाषा है, उसे मत रोको, उसे मत बांधो। लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कई जनपद मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे बहने दो, मैं अपनी भाषा का सुरीला गीत गाते हुए बढ़ना चाहता हूँ। मुझे बहने दो, मेरी भाषा को बचा लो। अगला संकलन है समुद्र से संवाद। इस
इसमें से एक दो कविताएं पढ़कर। हमारे समय में मुक्ति बोध, हमारे समय में मुक्ति बोध, इसी शीर्षक से मेरी एक पुस्तक भी है, हमारे समय में मुक्ति बोध। वो आलोचना है, ये कविता है, हमारे समय में मुक्ति बोध। जल के समस्त स्रोतों को अपने अधीन करने वालों को जब प्यासे लोगों के प्रति दुख जताते देखता हूँ, जल के समस्त स्रोतों को अपने अधीन में करने वालों को जब प्यासे लोगों के प्रति दुख जताते देखता हूँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार बनाने वालों को जब शांति मंत्र जपते सुनता हूँ, अब तक मुक्त बहती हवा को अपने कब्जे में रखने के प्रयोग करने वालों को जब प्रकृति की सुंदरता पर भाषण देते सुनता हूँ, तो एक कवि का तनावग्रस्त चेहरा साफ नजर आता है। कहा था उसने, वर्तमान समाज चल नहीं सकता। कविता निस्सहाय नहीं है, कविता निस्सहाय नहीं है। सभी देशों के इतिहास में गुलामों के बारे में जिक्र होता है, सभी देशों के इतिहास में गुलामों के बारे में जिक्र होता है जो अक्सर अपठित रह जाता है। इसमें अध्येताओं का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अधिविस्तृत इतिहास का मामूली संकेतों का जो गुलामों पर है अपठित होना मुमकिन है। इसमें अध्येताओं का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अधिविस्तृत इतिहास का मामूली संकेतों का जो गुलामों पर है अपठित होना मुमकिन है। दिलचस्प बात यह है कि कविता अधिविस्तृत इतिहास के हर पृष्ठ से गुजरना अपना धर्म समझती है, इसलिए गुलामों के बारे में जहाँ कहीं उल्लेख है उन्हें वे मन से पढ़ती है। कविताएं हर युग में गैर जरूरी पौधों की तरह, कविताएं हर युग में गैर जरूरी पौधों की तरह जो पहली बहार के साथ अपना हरापन लिए प्रकट होती है, पर कोई ध्यान नहीं देता। खेतों से उसे अलग किया जा सकता है, पगडंडियों की दोनों तरफ उगती हैं, लोगों के पैरों के नीचे दब भी जाती हैं, बावजूद उसके कविता न मरती है न दबती है, उगती ही रहती है। हाशिए पर अपना इतिहास स्वयं रचती है, अपने हाशिए से कविताएं इतिहास में झांकती रहती हैं, खोजती रहती हैं। गुलामों के दास्तान से दुखी होकर एक दिन कविता ने ईश्वर से पूछा, गुलामों के दास्तान से दुखी होकर एक दिन कविता ने ईश्वर से पूछा, तुमने गुलामों का सृजन क्यों किया? ईश्वर ने क्रुद्ध स्वर में कहा, मैं सिर्फ मनुष्य का सृजन करता हूँ, गुलाम का नहीं। कविता का सवाल अनुत्तरित रह गया और वो ईश्वर के सामने लज्जित हो गई। हर बार की तरह पहली बहार के साथ फिर से कविताएं उगने लगी। बहुत बड़ी एक हवेली के कई अनुपयोगी कोनों में कविताएं उगी हुई थी। पहली बुहार के साथ फिर से कविताएं उगने लगी। बहुत बड़ी एक हवेली के कई अनुपयोगी कोनों में कविताएं उगी हुई थी। उन कविताओं ने तय किया, क्यों न गुलामों से मिल लिया जाए। गुलाम वहाँ खूब हैं, काम में व्यस्त, शरीर से त्रस्त, मन से पस्त। कविताओं ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम। तुम्हारा माँ बाप? गुलाम। तुम गुलाम क्यों हो? ईश्वर जाने। खिन्न मन से कविताएं लौट चली अपने प्रदेश में, जहाँ खुली हवा थी, खुला आकाश था, बादल बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, चिड़िया चहक रही थी। कविताओं ने तय किया, इतिहास का दोबारा अध्ययन किया जाए। कविताओं ने अनुभव किया, इतिहास की रचना कुछ खास लोगों ने की है, कुछ खास लोगों के लिए लिखी गई है। उसकी संरचना अकृत्रिम नहीं है, भाषा असहज थी। भाषा में अनंत गलियारों से गुजरते समय कहीं न पहुंचने का आभास मिलता है। पाठकों को लगता है जल्दी लौट चले। इतिहास के कई अंश अप्रामाणिक हैं और कई अंश काल्पनिक। कविताओं ने साहस बटोर लिया, अपने अध्ययन को जारी रखा, असहज, कृत्रिम
और कई अप्रामाणिक किस्सों के बीच कविताओं को एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां कनक की स्वर्णिम आभा की चमक थी, सुगंध थी, बेशुमार कामुकता थी, ऐश्वर्य की भरमार थी। और उस कनकमय खास इलाके की तरफ सभी भागे जा रहे थे जहां से उन्हें बेशुमार धनराशि लानी थी। सभी पागलों की तरह अपने अपने घोड़ों और हाथियों के साथ भागते जा रहे थे। इतिहास कहता है युद्ध का जन्म ऐसे ही हुआ, युद्ध का जन्म ऐसे ही हुआ, हथियारों का जन्म ऐसे ही हुआ, अधिकार का जन्म ऐसे ही हुआ। पर इतिहास ये नहीं कह रहा है गुलामों का जन्म कब हुआ। कविताओं ने फिर शोध किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कविताएं हताश थी, निराश नहीं थी, उन्हें भरोसा था इतिहास से ही उनकी समस्या का हल निकल आएगा। कविताएं लौटी अपने अपने स्थान, गैर जरूरी कोनों में साधना रद रही। अचानक छोटी सी कविता ने कहा गुलामों को ढूंढने की जरूरत नहीं, गुलाम सर्वत्र मौजूद है। अचानक छोटी सी कविता ने कहा गुलामों को ढूंढने की जरूरत नहीं, गुलाम सर्वत्र मौजूद हैं। गुलाम बनाए नहीं जाते हैं, गुलाम खुद ब खुद बनते हैं। एक घोड़ा कम से कम 2 गुलामों को जन्म देता, एक हाथी 4 गुलामों को, एक हथियार सैकड़ों गुलामों को जन्म देता। धन की अपार राशि की खनक हजारों गुलामों को इस तरह गुलाम बनते ही जाते। छोटी कविता की बात को खारिज करना नामुमकिन था। तय ये हुआ कई इतिहासों को देखा जाए, सबका अध्ययन किया जाए। अति विपुल इतिहासों से हुई अनवरत जटिल यात्राओं के अंत में कविताओं ने देखा गुलाम सच नहीं है, बल्कि गुलामी बहुत बड़ा सच है। इस एक एहसास के साथ कविताओं की बहस एकाएक रुक गई, सन्नाटा छा गया। कुछ देर के बाद एक दूसरी कविता ने पूछा हम कविताएं गैर जरूरी पौधों की तरह अनुपयोगी प्रदेशों में क्यों रह जाती हैं? न बाग बगीचों में स्थान है, न साफ सुथरे स्थानों में उग पाती हैं। क्या ये गुलामी नहीं है? हम भी गुलाम की तरह राजपदों से दूर क्यों हैं? क्या ये गुलामी नहीं है? नहीं, कतई नहीं। कविताओं के बीच में से एक गंभीर आवाज आई, एक बुजुर्ग कविता की आवाज थी वो। सबने उनकी तरफ देखा। हम जिस प्रदेश में उगती हैं, हरापन फैलाती हैं, वो अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी मिट्टी है, इसलिए हम उग पाती हैं, फलती हैं, फूलती हैं, छूलती हैं। हमारा उगना निरंतर इतिहास में हमारा गोता लगाना है। गुलामी के विरुद्ध हमारी सृजनात्मक प्रतिक्रिया। फिर सन्नाटा छा गया। सभी कविताएं अपने को कुरेद रही थी। लंबे समय तक अपने भीतर छांगने के बाद, अपने को टटोलने के बाद फिर एक कविता ने सवाल किया कविताएं इतनी निस्सहाय क्यों हैं? हम हाशिए पर क्यों हैं? अचानक एक बुजुर्ग कविता की सघन धुनी कविता प्रदेश में प्रतिध्वनित हुई। अपने उर्वर प्रदेश को यदि कोई कविता अनुर्वर समझती है, यदि कोई गैर जरूरी समझती है, तो इतिहास में गुलामी का एक अध्याय कविताओं के माध्यम से लिखा जाएगा। अपनी धरती से अलग होते ही कविता की गुलामी शुरू होती है। कविताएं निस्सहाय नहीं है, वे निस्सहायों के बीच में हैं, जिनके न घोड़े हैं, न हाथी है, न हथियार, इसलिए वे निस्सहाय दिखती हैं। कविताएं निस्सहाय नहीं है। गुलामी से मुक्त होने के लिए गुलामी के बारे में जानना पड़ता है, निस्सहाय होना पड़ता है, अपने को अलग करना पड़ता है, राजपथ से बहुत दूर रहना पड़ता है। कविता रोशनी की तलाश नहीं करती, कनक की आभा से आकृष्ट भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं करना चाहती। कविता निस्सहायों के बीच रहती हैं, उगती रहती हैं, फूलती हैं। कविता निस्सहाय नहीं है, कविता निस्सहायों का मधुर सपना है। अंतिम संकलन अब तक का जो खंडहरों के बीच नाम से है, इसकी पहली कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उनकी गाड़ी चलती रहती है, उनकी गाड़ी चलती रहती है। वे 2 छोकरियाँ कचरा बीन रही हैं, उन्हें कचरे में से एक खिलौना मिल जाता है। वे 2 छोकरियाँ कचरा बीन रही हैं, उन्हें कचरे में से एक खिलौना मिल जाता है, मिट्टी में पुता खिलौना। वे साफ करती हैं उसे। वो एक 4 पहिया गाड़ी है। सड़क के किनारे बैठकर पोंछ कर वे उसे साफ करती हैं। सड़क से गुजरती गाड़ियों को देखती हैं और उन्हें लगता है ये खिलौना नहीं, सचमुच की गाड़ी है। अब ये फुर से भाग जाएगी जिसमें वे दोनों बैठी होंगी। गाड़ी भागी जाएगी,
एक ढाबे के पास गाड़ी को रुकने को कहेंगी, पालतू कुत्ते की तरह गाड़ी रुक जाती है। छोकरियां अपनी गाड़ी से उतरती हैं, ढाबे से वे अपनी पसंद की चीज़ें खरीदती हैं, पेट पर खाती हैं, गाड़ी फिर फुर हो जाती है। खूम खान कर वे शाम को लौटती हैं। गाड़ी को खड़ी करें कहाँ? उन्हें एक बहुत बड़ा घर चाहिए जहां उनकी ये गाड़ी रात को आराम करेगी। उनका घर बड़ा होगा, दोनों के लिए अलग अलग कमरे होंगे, दोनों अपने अपने कमरे में सोएंगी। रात को छुटकी बड़की के पास आएगी और बड़की से लिपट कर सोएगी। रजाई के भीतर अनगिनत सपने वे बुन रही हैं। कल जाना कहाँ है? अपने खोए हुए माँ बाप की खोज में वे गाड़ी से निकलेंगी। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े खरीद देंगे, बाप के लिए ढेर सारे पैसे देंगी, दोनों को खुश करेंगी। उनका घर खुशी से भर जाएगा। बीच में उन्हें भूख लगी, भरपेट खाना दोनों ने चलती गाड़ी भरपेट खाया दोनों ने, चलती गाड़ी में वे सो गई। उन्हें लगा कि गाड़ी आकाश मार्ग से चल रही है, माँ बाप को ढूंढने में तब सुविधा होगी। भरपेट खाया दोनों ने, चलती गाड़ी में वे सो गई। उन्हें लगा कि गाड़ी आकाश मार्ग से चल रही है, माँ बाप को ढूंढने में तब सुविधा होगी। नींद में वे माँ बाप से लिपट कर गोदी में पड़ी रही। उनकी गाड़ी चलती रही, चलती रही। एक और कविता इस संकलन से मैं सुनाऊंगा। दान। न दतीची न राजा शिवी न कर्ण, मैं अपने में सिमटा निपट पारिवारिक नागरिक, दान कहाँ से दूं क्या दूं। न दतीची न राजा शिवी न कर्ण, मैं अपने में सिमटा एक निपट पारिवारिक नागरिक, दान कहाँ से दूं क्या दूं। रात को जब नींद नहीं आती तब मैं सोचता हूँ क्या मैंने कुछ नहीं दिया है। रात को जब नींद नहीं आती तब मैं सोचता हूँ क्या मैंने कुछ नहीं दिया है। दूसरों का भला सोचना, अपनी शांति प्रार्थना में प्रेम का कीर्तन जपना, दरिद्रता में डूबे हुए के लिए आंखें गीली होती जाना, अपने सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करना, एक मामूली जीवन जीना, महत्वाकांक्षाओं के ऊंचे पहाड़ों से कोसों दूर रहना, घास फूस में उग आए छोटे छोटे फूलों को निहारना। हे ईश्वर, क्या मैंने कुछ नहीं दिया है? हे ईश्वर, मैंने कुछ नहीं दिया है। मैं कुत्ता हूँ, भौंकता हूँ। मैं कभी कभार जोर से भौंकता हूँ क्योंकि मुझे कहना पड़ रहा है ये चोर है, ये लंपट है, इसलिए मैं भौंकता हूँ। मुझे सूचना देनी है, ये खतरनाक है, ये खलनायक है, मैं भौंकता हूँ। अचानक एक दिन मेरा भौंकना बंद हो गया। मैं कुत्ता नहीं रह गया था, मुझे खरगोश बनाया गया था। अब मैं भौंक नहीं सकता। किसने मुझे खरगोश बनाया? किसने मुझे खरगोश बनाया? मुझे लगता है मेरी भौंकने की ताकत ने शायद मुझे खरगोश बनाया है। एक कविता पढ़कर मैं ये कविता पाठ समाप्त करना चाहता हूँ। 1.5 घंटे का समय हो गया है। कविता की निगाह से। नया चश्मा लगाने के बाद सब ठीक नज़र आ रहे हैं। अखबार, टेलीविज़न, आंगन के पेड़, उन पर बैठे पक्षी, पूरा घर, चश्मे की निगाह से देखने पर एक नई दुनिया मुझे मिल रही है। देश की सीमा से आती हर खबर मैं चाव से पढ़ लेता हूँ। चश्मे की निगाह से देखने पर मेरी देशभक्ति भी बढ़ती जा रही है। अब मैंने कविता लिखना भी शुरू किया। ढेर सारी कविताएं मेज़ पर पड़ी थी। कविता की निगाह से देखने पर न जाने क्यों अब मेरी देशभक्ति कम होती जा रही है। देश के अलग अलग प्रदेशों में जो रहते हैं मैं अलग से देख पा रहा। कविता की निगाह से देखने पर मुझे अपनी कलुषता सबसे पहले दिखती है। कविता की निगाह से देखने पर मुझे अपनी कलुषता सबसे पहले दिखती है। बहुत सारी चीज़ें कविता की निगाह से देखने पर मुझे साफ साफ दिखाई देती है।
सच्चाई के भीतर की नंगई मुझे दिखाई देती है। छूट की चमत्कारी वेशभूषा, उसकी शानदार भाषा, भद्र व्यवहार की कुशलता, कविता की निगाह से देखने पर मेरा इतना बड़ा देश, अति विस्तृत भूप्रदेश, पतले से गमले में रखी बोनसाई की तरह है। कविता की निगाह से देखने पर मेरा इतना बड़ा देश, अति विस्तृत भूप्रदेश, पतले से गमले में रखी बोनसाई की तरह है। अब मेरा देश इतना छोटा क्यों दिख रहा है? अब मेरा देश इतना छोटा क्यों दिख रहा है? अचानक किसी ने कान में फुसफुसाया, कविता की निगाह से मत देखा करो, चश्मा जो नया है, महंगा है, उसी से देखो। तो इस कविता के साथ मैं ये कविता पाठ यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः मैं जन सुलभ पुस्तकालय और उसके प्रमुख अर्पण कुमार जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कविता पढ़ते समय मैंने मोबाइल के स्क्रीन को देखा नहीं, कितने लोगों ने मेरी कविताएं सुनी, कौन कौन हैं, ये सब देखना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं कविता संकलन से गुजर रहा था और अपनी कविताएं आपके सामने रख रहा था। हिंदी में लिखते हुए मुझे अक्सर ये लगता है मैं एक बहुत बड़े देश की भाषा में अपने को अभिव्यंजित कर रहा हूँ। ये हिंदी की भी ताकत है, कविता की भी ताकत है। और जब मैं अपनी कविता में कुछ लिखता हूँ तो उसे दूसरी भाषा में अनुदित करना पड़ता है, या तो हिंदी में या अंग्रेज़ी में। लेकिन हिंदी में लिखते समय मेरा खुद का अनुभव ये है, मेरा एहसास ये है कि मैं एक बहुत विशाल देश के अलग अलग कोनों में बसते हुए मैं अनुभव कर रहा हूँ। कभी शिलोंग, कभी कश्मीर, कभी पंजाब, कभी उड़ीसा, कभी आंध्र, कभी तमिलनाडु, कभी कर्नाटक, कभी लद्दाख। इस तरह जैसे कि ये हमारे देश की भौगोलिक सीमाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके इतने विस्तृत देश के बीचों बीच अपने को पाने के लिए मेरे पास एक ही साधन है, वो मेरी कविता है। मैं अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों से बात करता हूँ, बतियाता रहता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।